आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। ठीक, तो आज हमने अपने इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के परिचय के बारे में हमने जाना, उसके सामान्य परिचय को हमने देखा। आज हम देखेंगे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में ज़्यादातर प्रयोग की जाने वाली जो शब्दावलियाँ हैं उन विशेष शब्दावलियों के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो हम आज देखेंगे विशेष शब्दावलियाँ। ये शब्दावलियाँ ज़्यादातर प्रयोग में आती हैं भारतीय संविधान में, या जब हम भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो ये ज़्यादातर प्रयोग में आती हैं। उन्हीं शब्दावलियों के बारे में हम आज देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर हम संविधान को देखते हैं तो संविधान को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। संविधान को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। संविधान का एक बड़ा हिस्सा है, संविधान के एक बड़े हिस्से में क्या है, दर्शन। ठीक है, और संविधान का जो दूसरे हिस्से को हम देख सकते हैं, दूसरे हिस्से के रूप में, वो है सरकार के गठन। और तीसरा जो है, इसको हम विविध के रूप में देख सकते हैं। भारतीय संविधान में हम जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारतीय संविधान जो है, अगर हम संविधान को देखते हैं तो संविधान हमारा तीन हिस्सों में, हमारा संविधान तीन हिस्सों में डिवाइड नहीं, लेकिन हम संविधान को अपनी सरलता के रूप में, सरलता के नज़रिए से हम इसको तीन हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हिस्से में हम दर्शन देखते हैं, जो भारतीय संविधान का लगभग 33% हिस्सा कवर करता है, दर्शन। और सरकार का गठन जो है, यह भारतीय संविधान के लगभग 50% हिस्से वो कवर करता है। और जो विविध होता है, यह हमारा लगभग 15 से 20% हिस्सा लगभग ये कवर करता है। ठीक, भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा अर्थात दर्शन जो है लगभग 33% हिस्से में है। और भारतीय संविधान का जो 50% जो हिस्सा जिस चीज़ की व्याख्या करता है, वह है सरकार का गठन के बारे में बात करता है। और लगभग 15 से 20% बारे में हम विविध को देख सकते हैं या अन्य चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक, तो जो दर्शन है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि दर्शन क्या है, सरकार गठन और विविध में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो जो दर्शन है, इसमें हम दर्शन का, इससे तात्पर्य होता है आदर्श या मूल्य, आदर्श या मूल्य। ठीक है, दर्शन हमारा क्या आ जाएगा, आदर्श या मूल्य। दर्शन से हमारा तात्पर्य है आदर्श या मूल्य, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता आदि। ठीक है, हमने बताया कि हम संविधान को अपनी सरलता के नज़रिए से इसको तीन हिस्सों में देख सकते हैं। तो हमने संविधान को एक पहला हिस्सा देखा, दर्शन, जो लगभग भारतीय संविधान के 33% हिस्से में को कवर करता है। और दूसरा है सरकार का गठन। यह सबसे ज़्यादा जिस संविधान में जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई, वह क्या है, सरकार के गठन के बारे में। और जो लास्ट में जो अन्य चीज़ें होती हैं, उसको हम विविध नाम देते हैं, जो लगभग 15 से 20% के आसपास कवर कर रही हैं। ठीक है, तो जो संविधान में जिस दर्शन की बात की गई है, उस दर्शन से तात्पर्य हमारा है आदर्श या मूल्य, कि हमारा संविधान किस आदर्श या मूल्य की बात करता है, या हमारा देश जो है भविष्य में किस प्रकार के, किस मूल्यों पर आधारित होगा। तो वही है आदर्श या मूल्य, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता आदि। ठीक है,
जो भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का दर्शन जो है भारतीय संविधान का दर्शन 4 चीजों या प्रावधानों में पाया जाता है। चार चीजों या प्रावधानों में पाया जाता है। ठीक, पहला कौन है इसमें? इसमें होगा आपका प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, और चौथा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो जो हमारा दर्शन है, भारतीय संविधान में जिस दर्शन की बात की गई है या जिस आदर्श या मूल्यों की बात की गई है, वह संविधान के 33% हिस्सों को कवर करता है। और जो संविधान का दर्शन है या आदर्श या मूल्य है, उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, यह सब हमारे क्या है? न्याय, यह हमारे सब आदर्श या मूल्य है। ठीक है, और जो भारतीय संविधान का दर्शन है वह 4 चीजों या प्रावधानों में पाया जाता है, जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, अब हम देखते हैं सरकार के गठन। सरकार का गठन, इसमें क्या किन चीजों के बारे में बात की गई है? ठीक है, तो सरकार जो है यह एक ऐसी संस्था है, यह एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। जो शासन चलाने का कार्य करती है। ठीक है, सरकार क्या है? सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। ठीक, और सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, सरकार के गठन में देखा कि सरकार क्या है? सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है, और सरकार जो है वह सब 3 प्रकार की होती है। सरकार को हम 3 भागों में देख सकते हैं, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका, तीसरा न्यायपालिका। और जो विविध है इसमें आपका आ जाएगा जैसे पंचायती राज, आ जाएगा इसमें नगर पालिका, इसमें तीसरा केंद्र राज्य संबंध, ऐसे इसमें नागरिकता आ जाएगी, और इत्यादि।
एक बार हम फिर देख लेते हैं। हम देख रहे हैं आज जो हम देख रहे हैं वो है विशेष शब्दावलियां जो आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं। हमने देखा इसमें कि संविधान को हम सरलता, हालांकि संविधान को 3 भागों में ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई चीज़ नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि संविधान को 3 भागों में बांटा गया है। यह अपने अध्ययन की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि संविधान को, जो संविधान में 3 चीज़ों को संविधान को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्से में हम देखते हैं संविधान के दर्शन की बात की गई है, और दूसरे हिस्से में देखते हैं हम सरकार के गठन की बात की गई है, और जो तीसरा जो थोड़ा बहुत मिलता हुआ है उसको हम विविध के रूप में देख सकते हैं। जो संविधान का दर्शन है वह संविधान के लगभग 33% हिस्सों को कवर करता है, और सरकार का जो गठन है वह संविधान के लगभग 50% हिस्से को क्या करता है, कवर करता है। उसमें संविधान में सरकार के गठन के लगभग 50% हिस्सों के बारे में बात कही गई है, ठीक है। और लगभग जो 15 से 20% है उसमें विविध, जैसे हम केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, नगर पालिका, नागरिकता आदि इत्यादि के बारे में हम देख सकते हैं। अर्थात जो संविधान में हम देखते हैं संविधान का ज़्यादा हिस्सा हुआ सरकार के गठन के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वह संविधान के दर्शन की बात करता है कि भविष्य में हमारा देश कैसा होगा, किस सिद्धांतों पे आधारित होगा, वह किस आधार पे हमारा देश के भविष्य में देश का निर्माण होगा, ठीक। और जो सबसे कम हिस्सा है विविध, जिसमें हम पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता इत्यादि देख सकते हैं, वह लगभग 15 से 20% हिस्सों को कवर करता है हमारे संविधान में, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं कि सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है क्या, ठीक। पहले हम देखते हैं व्यवस्थापिका। हमने देखा सरकार जो मुख्य उद्देश्य होता है सरकार का गठन में, हमने देखा कि सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का काम करती है, और जो सरकार है उसके वह 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, ठीक है। तो व्यवस्थापिका क्या है? व्यवस्थापिका तो व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है, सरकार का वह अंग है जो शासन चलाने का, जो कानून बनाने का कार्य करती है। ठीक है। व्यवस्थापिका जो है वह सरकार का ऐसा अंग है जो कानून बनाने का कार्य करती है। और कार्यपालिका फिर क्या करती है? कार्यपालिका को देख लेते हैं कि जब व्यवस्थापिका जो हमारा है वह केवल कानून ही बनाती है तो कार्यपालिका क्या करती है? तो कार्यपालिका जो है यह सरकार का वह अंग है, सरकार का वह अंग है जो कानून को लागू करने का कार्य करती है। ठीक, हमने देखा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका होती है वह क्या करती है? वह सरकार का ऐसा अंग है जो कानून बनाती है, विधि बनाती है, ठीक है, लेकिन वह उसको लागू नहीं करवाती है। वह केवल क्या करती है? उसको केवल बनाने का कार्य करती है, कानून को जिसके आधार पर हमारे देश का शासन चलता है, जिस विधियों पर, ठीक है। तो उसको बनाने का कार्य क्या करती है? वह हमारी व्यवस्थापिका करती है। लेकिन उसको जो जमीनी हकीकत, जमीनी धरातल पे जो उसको, जमीनी स्तर पे जो इसको लागू करने का कार्य करती है, कार्य करने का जो कार्य होता है वह होता है कार्यपालिका का, ठीक है। लेकिन कार्यपालिका हमारा जो है वह 2 हिस्सों में बटा होता है। वह 2 तरह का कार्यपालिका हमारी है, एक है राजनीतिक कार्यपालिका, एक है प्रशासनिक कार्यपालिका। हम कार्यपालिका को 2 हिस्सों में डिवाइड कर 2 हिस्सों में देख सकते हैं।
एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक, हमने कार्यपालिका में क्या देखा, कार्यपालिका दो हिस्सों में, कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक, तो जो राजनीतिक कार्यपालिका है इससे जो तात्पर्य हमारा है मंत्री परिषद से है, इससे तात्पर्य राजनीतिक कार्यपालिका से तात्पर्य क्या है, मंत्री परिषद से है। ठीक, और प्रशासनिक कार्यपालिका से तात्पर्य किससे है, इससे तात्पर्य नौकरशाही है, नौकरशाही से है। ठीक, तो हमारे देश की जो कार्यपालिका है वह दो तरह की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, और जो प्रशासनिक कार्यपालिका आती है इसको हम नौकरशाही कहते हैं। जैसे हम देखते हैं जिले स्तर पर जो हमारे डीएम एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, और जो सीओ एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं, पुलिस थाना होता है, ये सब हमारे क्या है, ये सब प्रशासनिक कार्यपालिका है या स्थायी कार्यपालिका। जो मंत्री नेता हम देखते हैं ये सब क्या होते हैं, मंत्री जो होते हैं वह राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं, उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसको जो है हम राजनीतिक कार्यपालिका को या मंत्रिपरिषद को हम इसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, इसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, इसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, इसे नौकरशाही को या प्रशासनिक कार्यपालिका को क्या कहा जाता है, अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है। अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है, जो मंत्रिपरिषद होता है वह हमारी क्या होती है, अस्थायी कार्यपालिका, क्योंकि यह 5 साल बाद क्या होती है, खत्म हो जाती है, फिर चुनाव होता है, फिर चुनाव होने के बाद जो दल सत्ता में आती है फिर वह अपना नया मंत्रिपरिषद का चुनाव करती है। तो इसलिए यह क्या होगी, अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, और इसी को हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो होती है नौकरशाही। अगर एक बार कोई एग्जाम के जरिए से अगर कोई एक बार सिलेक्ट हो जाता है, आईएएस आईपीएस या कोई डीएसपी बन जाता है, एसडीएम बन जाता है, या प्रशासन के किसी पद पे वह स्थापित हो जाता है कोई व्यक्ति, तो वह एक एज की लिमिट तक वह उस पर बना रहेगा, उसको कोई बीच में हटा नहीं सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई डीएम है तो वह लगभग अपने 60-70 साल जो भी एज लिमिट होगी उसके हिसाब से, नियम के हिसाब से, तो उस समय तक वह अपने उस एज तक वह उस पद पर बना रहेगा। ठीक, उससे पहले इसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन ये हर 5 साल में इनको क्या है, ये ऑटोमेटिक ये भंग हो जाते हैं इनको, और फिर नया चुनाव होता है। नया चुनाव होने के बाद जो फिर दल आता है फिर वह अपना नया मंत्रिपरिषद का चुनाव करता है, वही फिर क्या जो व्यवस्थापक द्वारा जो विधि कानून बनाए जाते हैं फिर उसको वह लागू करने का कार्य यह करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे व्यवस्थापका कार्यपालिका। हमने 2 हिस्सों को देख लिया। अब जो तीसरा हिस्सा होता है वह होती है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका जो है यह सरकार का वह अंग है, यह सरकार का वह अंग है, जो विवादों का निपटारा करती है, जो विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, न्यायपालिका का कार्य क्या है,
विवादों का निपटारा करना। और विवाद किसी तरह हो सकते हैं, वह केंद्र और राज्य के बीच हो सकते हैं, केंद्र सरकार जो होती है और राज्य सरकार जो होती है उनके बीच हो सकते हैं, या राज्य सरकार के बीच में हो सकते हैं, या नागरिक और राज्य सरकार के बीच में हो सकते हैं, नागरिक केंद्र सरकार के बीच में हो सकते हैं, या नागरिक नागरिक के बीच में हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के विवाद हो तो उसका विवादों का निपटारा कहाँ होगा? सरकार के न्यायपालिका वाले हिस्से में उसके विवादों का निपटारा यहाँ किया जाएगा। ये भी न्यायपालिका क्या है? ये भी हमारी सरकार का अंग है। हालांकि हम आमतौर पर जब देखते हैं तो हम सरकार किसको कहते हैं? जैसे हम आजकल देखते हैं कि हम कहेंगे सरकार कौन सी चाहे, मोदी सरकार, तो ये बोलचाल की भाषा में, लेकिन जो इसको सैद्धांतिक है सरकार का जो सैद्धांतिक रूप है उसमें हम सरकार के 3 अंग को देखते हैं। वह जो मंत्रिपरिषद तो है ही, वह एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी संसद है वह भी सरकार का अंग है, और साथ में जो न्यायपालिका है वह भी हमारी सरकार का क्या है? अंग है। तो सैद्धांतिक रूप में जो नियमता है वह सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। लेकिन हम आमतौर पर क्या बोलते हैं कि मंत्रिपरिषद को केवल क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। कि कौन सी सरकार जो केंद्र में है, राज्य में है, उसी हम उसका नाम देते हैं। जैसे आजकल केंद्र में हमारी मोदी सरकार है तो उसको हम मोदी सरकार नाम देते हैं, और हमारी सोच यहीं तक होती है कि वही सरकार है, उसके अलावा और कोई सरकार नहीं है। लेकिन सरकार क्या है? मोदी सरकार केवल एक हिस्सा है, उसके अलावा एक हिस्सा है संसद हमारी होती है, और एक हिस्सा क्या है? हमारा देश की जो न्यायपालिका है वह भी जो है सरकार का अंग होती है। ठीक है, तो हो गया हमारा। लेकिन हम सरकार को देखें कि सरकार जो हमारा है वह 3 हिस्सों में बटा हुआ है, अर्थात सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। लेकिन हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार कितने प्रकार से है। अब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं सरकार को। ठीक, देखते हैं भारत के संदर्भ में सरकार। ठीक है, हम देख रहे हैं सरकार, लेकिन किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में हम सरकार को देखना है हमें। तो हमने अभी देखा कि सरकार 3 हिस्सों, सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक, एक कार्यपालिका, एक पहले व्यवस्थापिका लिखते हैं, व्यवस्थापिका, एक व्यवस्थापिका, दूसरी हमने देखा क्या है, कौन सा अंग है? कार्यपालिका, और तीसरा जो है वह है न्यायपालिका। ठीक, सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन हमें क्या देखना है? हमने तो यह देख लिया, लेकिन हमें भारत के संदर्भ में देखना है कि सरकार कैसे, या सरकार कितनी तरह की है, सरकार कैसे काम करती है, सरकार क्या है भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में जो सरकार है, सरकार का जो एक अंग है व्यवस्थापिका, यह 2 स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, एक केंद्र में, एक राज्य में। जो भारत में है, जो व्यवस्थापिका है, हमने देखा कि भारत के सामने क्या, हम क्या देख रहे हैं? भारत के संदर्भ में सरकार के बारे में हमें देखना है। तो हम ये जानते हैं कि सरकार, कि हमने यह जान लिया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, इतना तो हम जान, लेकिन हमको देखना है इसको भारत के संदर्भ में। तो जो भारत देश जो हमारा है, इसमें जो व्यवस्थापिका है वह केवल एक स्तर पर नहीं, एक जगह एक स्तर पर काम नहीं करती, वह 2 स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, तो व्यवस्थापिका जो हमारा है हमारे देश में, वह 2 स्तर पर कार्य करती है, एक केंद्र में, एक राज्य में, और दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से, दोनों किसी के एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं है, दोनों का अलग अलग प्रावधान है। ठीक है, दोनों को अलग अलग शक्तियां मिली हुई हैं संविधान से। तो भारत में जो व्यवस्थापिका है वह 2 स्तर पर कार्य करती है, एक केंद्र में, एक राज्य में। तो जो केंद्र में है इसको हम संसद कहते हैं, और जो राज्य में है उसको हम राज्य विधानमंडल कहते हैं, राज्य विधान मंडल। जो राज्य की व्यवस्थापिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? उस संबंधित राज्य का विधान मंडल। ठीक, यह संसद जो है
जो केंद्र की व्यवस्थापिका है जिसको हम क्या कहते हैं, संसद, और यह संसद जो है दो हिस्सों में बटी है। इसके दो पार्ट हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक, संसद जो हमारे देश का जो संसद है उसके दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इसी तरह सभी राज्य के राज्य विधानमंडल में तो दो सदन नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह मान के चलें कि राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है उसको क्या कहते हैं, विधानमंडल। और विधानमंडल जो है वह उसको भी वह दो हिस्सों में बटी हुई है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक, जो राज्य की व्यवस्थापिका है उसको क्या कहते हैं, राज्य विधानमंडल, और वह उसके दो सदन होते हैं, उसके भी दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि यह सभी राज्यों में ऐसा नहीं है, बहुत से राज्यों में केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो ये हम अपने जब राज्य हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किन किन राज्यों में विधानसभा है और किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक, अब हालांकि अभी यह जानिए कि राज्य जो है, जो राज्य स्तर पर जो व्यवस्थापिका होती है उसको हम राज्य विधानमंडल कहते हैं, और राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। ठीक है, इसी तरह जो कार्यपालिका है वह भी दो स्तर पर कार्य करती है हमारे देश में। जो हमारे देश की कार्यपालिका है हमारे देश में वह दो स्तर पर कार्य करती है, एक केंद्र और दूसरा राज्य। ठीक, केंद्र में जो कार्यपालिका होते हैं इसमें हम देख सकते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, हम दूसरा देख सकते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति। तीसरा हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री। जो केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसमें जो कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है। और मंत्रिमंडल जो होता है वह मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होता है। वो बाद में हम समझेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है वह मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। और इसमें है केंद्रीय सेवाएं, और इसमें क्या आती हैं, केंद्रीय सेवाएं आती हैं। ठीक है, जो हमारे देश में जो कार्यपालिका है वह दो स्तर पर कार्य करती है, हमने देखा, एक राज्य एक केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। तो जो केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसमें आपके राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक, और प्रधानमंत्री के बाद आते हैं आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद जो है और मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, या जान लीजिए, इसको हम बाद में समझेंगे कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में क्या क्या अंतर है। और उसमें आते हैं केंद्रीय सेवाएं, जो केंद्र सरकार की जो वैकेंसी आती हैं, जो उसमें उसको हम केंद्र किसमें देखते हैं, केंद्रीय सेवा के रूप में। इसी तरह राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसमें हम देख सकते हैं, उसमें राज्यपाल आते हैं। ठीक, इसमें उपराज्यपाल राज्य में नहीं होते हैं, केवल एक होते हैं राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं। फिर होते हैं इसमें मुख्यमंत्री, कार्यपालिका का हिस्सा। इसमें फिर मंत्रिपरिषद, ये राज्य स्तर की मंत्रिपरिषद है। यह मंत्रिपरिषद केंद्र वाली अलग होती है और राज्य वाली मंत्रिपरिषद अलग होती है। ठीक, और इसमें आती हैं केंद्रीय सेवा, जैसे केंद्र में आती हैं, और उसी तरह प्रांत स्तर पर क्या होती हैं, प्रांतीय सेवाएं होती हैं। ठीक है, तो हो गई हमारी कार्यपालिका। हमारे देश में कार्यपालिका दो स्तर पर कार्य करती है, केंद्र स्तर पर एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका होती है इसमें
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और केंद्रीय सेवाएं आती हैं। और जो राज्य स्तर पर हमारा कार्यपालिका उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रांतीय सेवाएं आती हैं। ठीक है। और जो न्यायपालिका हमारा है यह 2 स्तर पर कार्य नहीं करती है। यहाँ गौर करने वाली है कि हमारे देश में जो हमारे सरकार है, जो सरकार के 2 अंग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, यह 2 स्तर पर कार्य करती है, एक केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पर, व्यवस्थापिका भी और कार्यपालिका भी। ठीक है। और इन दोनों का संविधान बकायदा अलग अलग प्रावधान भी किया गया है और इनको अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई है और इनका विशेष रूप, इनका एकदम बकायदा इनका वर्णन किया गया है संविधान में। ठीक है। लेकिन जो न्यायपालिका है यह 2 स्तर पर नहीं है। जो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वह एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, अर्थात वह एक ही स्तर पे, एक ही पैनल पे कार्य करती है। ठीक है। इसमें जो न्यायपालिका में जो सबसे बड़ी जो न्यायपालिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। यह पूरे देश में एक ही होता है जो कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो न्यायपालिका में पूरे देश में एक सबसे बड़ी न्यायपालिका होगी जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वह पूरे देश में केवल एक ही है। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के ही नीचे राज्य स्तर पर कार्य करते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है। पूरे देश में एक सर्वोच्च न्यायपालिका होती है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। और उसी के अंडर में जैसे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा कि केंद्र की कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका जो है दोनों अलग अलग हैं, इनके बकायदा इनको अलग अलग शक्तियां प्राप्त है, ये दोनों अपने अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है। लेकिन जो उच्च न्यायालय है जो हर राज्य में लगभग एक होती है, जो एक राज्य के लिए एक न्यायपालिका होती है, वह सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही कार्य करती है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा हुआ। हमने देखा कि हमारे जो देश की जो न्याय प्रणाली, जो न्यायपालिका है वह एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, अर्थात पूरे देश में एक सबसे बड़ी न्यायपालिका होगी। ठीक है। जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। फिर उसके बाद फिर हर एक राज्य स्तर पर एक एक हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। वह जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही कार्य करेगी। और फिर इसके अंडर में प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या जिला न्यायालय, जिला न्यायालय जिसके इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। या प्रत्येक जिले में फिर एक एक न्यायपालिका होगी जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, संबंधित उच्च न्यायालय या संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसके अंडर में यह काम करती है। ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा जो हमारी न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। इस तरह नहीं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की तरह यह अलग अलग नहीं है, बल्कि यह सारी जो न्यायपालिका वह सुप्रीम कोर्ट के, इसका जो हेड होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे होता है जो न्यायपालिका होती है वो हमारा उच्च न्यायालय होता है। और उच्च न्यायालय से छोटा होता है हमारा जिला न्यायालय। ठीक। पूरे देश में एक ही न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। और फिर प्रत्येक राज्य स्तर पे एक एक उच्च न्यायालय होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एक राज्य के लिए एक न्यायालय की बात तो कही गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा ही हो। कभी कभी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायपालिका, एक उच्च न्यायालय होता है। ठीक है। कभी कभी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायपालिका, एक उच्च न्यायपालिका कार्य करती है। और फिर जब राज्य को जिलों में डिवाइड किया गया तो प्रत्येक जिले में भी एक एक न्यायालय होगा जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा उच्च न्यायालय के अधीन काम करता है, संबंधित उच्च न्यायालय के। ठीक है। और उच्च न्यायालय जो है वह हाई कोर्ट के अधीन कार्य करता है। इस तरह जो हमारे देश की न्यायपालिका वह क्या है? एकीकृत न्यायिक प्रणाली पे स्तर पे कार्य करती है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है और कैसे कार्य करती है, उच्च न्यायालय क्या है, जिला न्यायालय क्या है, ये सब आप आशा है समझ गए होंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये तो जान गए होंगे ये सब क्या है, कार्यपालिका के हिस्से हैं। ठीक। राज्य कार्यपालिका के हिस्से हैं और ये सब केंद्रीय कार्यपालिका के हिस्से हैं।
और हम ये भी समझ गए कि व्यवस्थापिका जो हमारे देश में है वह दो हिस्सों प्रकार करती है, केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। ठीक है, जो केंद्र स्तर पर जो व्यवस्थापिका उसको हम संसद कहते हैं, जिसको दो हिस्से हैं, लोकसभा राज्यसभा, और जो राज्य स्तर पर जो व्यवस्थापिका हमारी उसको हम राज्य विधानमंडल कहते हैं। और राज्य विधानमंडल जो हमारा है वह उसमें दो सदन होते हैं, विधानसभा, एक विधान परिषद। और हम यह भी जाना कि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहुत से राज्यों में केवल एक ही सदन है, वह है केवल विधानसभा। यह हम अपने जब हम राज्य देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे स्पष्ट रूप से कि किन राज्यों में केवल विधानसभा है और किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद सभी है। तो आज के लिए इतना। तो हम अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।